हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 17 नवंबर का शिफ्ट 1 का पेपर, जिसमें हम उसके क्लोज टेस्ट देखेंगे। तो पहला क्लोज टेस्ट ये है, ये कंप्लीट है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे चलेंगे, वहाँ पे पार्ट पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशनल डैश ऑफ इक्विटी, एसेस, क्वालिटी एंड एफोर्डेबिलिटी। ये बता रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया जो 2020 की थी, पहली बात तो ये इसको ही पढ़ के हमें पता चल गया कि एजुकेशन की बात होने वाली है क्लोज टेस्ट में। ठीक है। इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशनल, एक फाउंडेशन में बनी हुई है, किसके? ऑफ लगा इसलिए। इक्विटी, एसेस, क्वालिटी एंड एफोर्डेबिलिटी। क्या फाउंडेशनल स्टोन है इसका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का? कि एक तो बराबरी हो, सबको चांस इक्वल मिले, इक्विटी। एसेस, सबको क्या कहते हैं, एसेस मिले एजुकेशन का। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। ठीक। फाउंडेशनल यहाँ पर हमको ईयर लगा हुआ है, फाउंडेशनल एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे पक्का एक नाउन आई होगी। अब ऑप्शन में देखो, पिलर, एम्स, कॉलम, पोस्ट। क्या लग रहा है, क्या होगा? एम्स और पोस्ट तो तुरंत कट गया, कोई मतलब नहीं बनाता। फाउंडेशनल एम्स, फाउंडेशनल पोस्ट, हल्का सा कंफ्यूजन है कॉलम और पिलर का। कभी सुना है फाउंडेशनल कॉलम? फाउंडेशनल स्टोन तो सुना होगा, फाउंडेशनल पिलर सुना होगा। ये सुना है ना कि हमारा जो संविधान है वो 4 स्तंभों में खड़ा हुआ है, उसमें से एक मीडिया है। ये सुना है? तो ये स्तंभ क्या बोलोगे इंग्लिश में? पिलर बोलोगे। हम ज़्यादातर बात पिलर की ही करते हैं, फाउंडेशनल पिलर्स। पिलर जो खंबे गड़े हुए हैं, यहाँ पे मतलब एक तरीके का सिंबॉलिक मीनिंग आ रहा है कि उसके ऊपर खड़ा है, मगर ऐसा नहीं है। बता रहा है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया की है, ये इनमें खड़ी हुई है, इससे मजबूती है इसके लिए। क्या है वो पिलर्स क्या हैं? वो है इक्विटी, एसेस, क्वालिटी एंड एफोर्डेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? पिलर्स होगा। ठीक है। The policy is a dash framework of India's education system from elementary to higher education। कह रहा है जो पॉलिसी है वो फ्रेमवर्क है, किसकी? इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। फ्रेमवर्क मतलब मान लो सेट ऑफ रूल्स है जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं। किसके लिए वो है फ्रेमवर्क? फ्रॉम एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन के लिए। ठीक। अब वो फ्रेमवर्क है, कैसे फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क क्या हो गया? नाउन हो गया। तो कैसे एडजेक्टिव लगाओगे? द पॉलिसी इज अ, कैसे फ्रेमवर्क है वो? इंक्लूसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एब्सोल्यूट है, एक्सक्लूजनरी है। देखो, एक्सक्लूजनरी तो होता है मतलब किसी को ग्रुप से हटाना, एक्सक्लूड करना। ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, कट गया। अब बचे 3 ऑप्शन। अगर हम लिखते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट फ्रेमवर्क, इसका मतलब उस फ्रेमवर्क में कोई कमी है ही नहीं। कभी हम किसी एब्सोल्यूट बहुत स्ट्रांग शब्द हो गया, मतलब अभी तो पूरी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है पूरे देश में, तो ये कैसे एब्सोल्यूट हो गई, है ना? क्या उसने सारी कमियों को ख़त्म कर दिया? नहीं। तो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। इसका मतलब टोटल होता है, संपूर्ण होता है, मगर ये यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा हम 100% नहीं कह सकते कि ये सक्सेस मिल गया इसमें, तो इसको भी हटाओ। कॉम्प्रिहेंसिव, हाँ ये हो सकता है। क्यों? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि सब कुछ कवर किया गया है, सारे एक्सपेक्ट को कवर किया गया है। मतलब चाहे वो एफोर्डेबिलिटी हो, क्वालिटी हो, इक्विटी हो, एसेस हो, इन सबको कवर करने की कोशिश की गई है और वो कंप्लीट भी है, ये हो सकता है। इंक्लूसिव, देखो इंक्लूसिव भी इसका मतलब होता है कि सबको कवर करना, मगर ये ज़्यादातर लोगों के लिए यूज़ होता है। मतलब सब लोग इंक्लूड करो, सबको इंक्लूड करो। जैसे सोसाइटी में हमारे यहाँ सेक्शन बटे हुए हैं, अगर हम कह दें कि ऐसी इंक्लूसिव पॉलिसी आनी चाहिए जिससे ये चीज़ ख़त्म हो, तो लोगों को एक इकट्ठा करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। और एक फ्रेजेस होते हैं, आप लोग आर्टिकल पढ़ते हो तो ये देखना कभी भी फ्रेमवर्क के साथ, अगर वो एजुकेशन के लिए आ रहा होगा
तो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ही यूज होता है, कभी भी इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, एब्सोल्यूट फ्रेमवर्क ये सब नहीं देखोगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा सेकंड वाले में, कॉम्प्रिहेंसिव। इट, अब ये इट किसके लिए, प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए। इट ऑल्सो डिस्कसेस द डैश एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अब वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है ये बता दो। देखो वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है जो जॉब फोकस्ड ट्रेनिंग है, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाएंगी, जिस भी जॉब के लिए आपको जाना है तो उस तरीके की ट्रेनिंग होगी। तो कह रहा है कि उसमें ये भी डिस्कस किया गया है कि कैसा स्कोप होगा वोकेशनल ट्रेनिंग का। अब यहां पे क्या आना चाहिए, फिगर, प्रोफाइल, शेप, आउटलाइन। अब एक और चीज भी देखो, यहां पे द लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पे नाउन आ रहा है। वैसे भी वर्ब यहां लगी हुई है तो वर्ब की ऑब्जेक्ट आएगा। एक तो ये नाउन दिया हुआ है, एंड लगा हुआ है, तो यहां पर पैरेललिज्म फॉलो होगा तो एंड आएगा ही। फिगर का मतलब होता है यार एक तो नंबर या फिर किसी की फिगर, बॉडी कैसी है उसकी, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रोफाइल, प्रोफाइल हम देते हैं जैसे कि किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा कोई डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये फला फला यहाँ काम करते हैं, यहाँ रहते हैं और ये काफ़ी अच्छे इंसान है, ये हो गई प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी नहीं आएगा। शेप का मतलब शेप ही हो गया, तो ये भी नहीं आ रहा है। आउटलाइन, आउटलाइन क्यों आएगा, देखो आउटलाइन का मतलब होता है एक समरी। ऐसा नहीं है कि ये आउटलाइन, ऐसा नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब एक समरी दे दी गई है, बताया गया है, हल्की सी झलक दी गई है वहां पे। इट ऑल्सो डिस्कसेस द आउटलाइन एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो यहां पे क्या सही होगा, आउटलाइन, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू डैश इंडिया इन अ वाइब्रेंट knowledge society and make the country a global knowledge superpower by providing। अभी यहां तक रखते हैं। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताओ। अभी ऑप्शन मत देखो, मैंने ऑप्शन इसलिए रख दिया क्योंकि बहुत लोग कमेंट थे कि सर ऑप्शन एक ही स्लाइड में रखी है। अभी ऑप्शन मत देखो, ये इंडिया है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वाइब्रेंट का मतलब जहां पे काफ़ी किसी मतलब काफ़ी एनर्जी हो किसी चीज़ के लिए। तो वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी का मतलब है कि लोग नॉलेज का आदान प्रदान करें, अच्छी तरीके से लोग एक दूसरे मतलब मिलजुल कर सिर्फ नॉलेज की बात हो, कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है, या फिर रिसर्च चल रही हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। कह रहा है कि यही ऑब्जेक्टिव है इंडिया को वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बनाने का। क्या हो सकता है, रिनोवेट, रिनोवेट तो होता है बनाना, दोबारा बनाना किसी चीज को, ये तो नहीं होगा। ट्रांसग्रेस, अब ये बताओ आप लोग वो कैप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है कि लॉ को वायलेट करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ नहीं होता ये, मगर फिर भी आप कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं जिससे छोटे मोटे लॉ वायलेट हो रहे हैं। जैसे आप ट्रैफिक में नहीं खड़े हो रहे हैं रेड लाइट होने पे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसग्रेस, ठीक है। ये नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्म, बहुत बार सुना होगा, बहुत बार ये पढ़ा होगा वर्ड कि ये ट्रांसफॉर्म, हम ये कदम उठा रहे हैं ये यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए या पूरे भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सही है। रीडू वाला, रीडू तो एकदम ही गलत हो गया कि दोबारा से स्टार्ट, दोबारा थोड़ा स्टार्ट करना है। जो हमारे पास सिस्टम है, पॉलिसी लाई गई है, क्यों, क्योंकि जो अभी तक हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को सही से सीक्वेंस में नहीं लगा पा रहे थे, ये अब माना जा रहा है कि ऐसी पॉलिसीज आने से हम लोग क्या हर चीज़ मैनेजेबल हो पाएंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या सही है, ट्रांसफॉर्म। द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इन अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड मेक द कंट्री अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय प्रोवाइडिंग अ मोर फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। अब ये देखो, यहाँ पे ये एजुकेशन है, इसके लिए एडजेक्टिव लगा है, एंड ये एडजेक्टिव लगा है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव होगा, और ये सारे कंपैरेटिव है। तभी देखो मोर लगा हुआ है, मोर फ्लेक्सिबल, मोर मल्टी डिसिप्लिनरी। तो अब देखते हैं वहाँ पे पांचवें में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ही होगा। बाय प्रोवाइडिंग अ मोर ऑटोमेस्टिक, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, डेटेड भी एडजेक्टिव है, होलिस्टिक भी एडजेक्टिव है, टोटल भी एडजेक्टिव है,
मगर यहाँ टोटल यूज़ नहीं होगा, टोटल वाला सेंस नहीं आ रहा है, आपको भी पता होगा, ठीक है। कभी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा कि हम सुपर पावर बन जाएंगे कि टोटल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इस तरीके से नहीं होता। डेटेड मतलब क्या होता है? ओल्ड। हम ओल्ड चीज़ों को नहीं प्रोवाइड कर सकते। थोड़ा तो इतना तो मीनिंग पता होगे। हाँ, आटोमिस्टिक का हो सकता है मीनिंग ना पता हो, मीनिंग ना पता हो। आटोमिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ पे इंडिविजुअली ध्यान दे रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअली कवर कर रहे हो उसको। तो यहाँ पे इंडिविजुअली तो करना नहीं है, पूरे पूरे समाज को लेना है। पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो गांव से लेके शहर से लेके कस्बे तक, हर चीज़ को इंक्लूड करना है। तो कैसी अप्रोच होनी चाहिए, इतना बताओ, कैसी अप्रोच होनी चाहिए? होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे होगा बाय प्रोवाइडिंग अ होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन टू इट्स यूथ। बात समझ में आई? अब एक चीज़ और सुनो, अगर जैसे ये ऑटोमेस्टिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, मगर होलिस्टिक जो है वो 90% लग रहा है अगर तुम्हें, तो वहाँ पे उसको लगाकर एक बार देखो, अगर मीनिंग निकल रहा है तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। हो सकता है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको ना आता हो, ऐसी वोकैब यूज़ हो गई हो। हालांकि मैं तो यही बोलूँगा कि सारी वोकैब रटो, क्योंकि है तो वोकैब का खेल, अगर पैसेज टफ होता है तो, ठीक। उतना ग्रामर का नहीं है, क्योंकि ग्रामर से तो मीनिंग निकाल लोगे, मगर ये ज़रूर है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि क्या एडजेक्टिव यूज़ होगा, क्या एडवर्ब यूज़ होगा, क्या वर्ब यूज़ होगा, इतना तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आई, ये था पहला पैसेज। अब ये सेकंड क्लोज टेस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने फिर से वही बता रहा हूँ मैंने कि पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है, तो हम आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंडिविजुअल्स माइट नॉट ऑलवेज डू वॉट वी डैश लाइक देम टू डू। यहाँ पे इंडिविजुअल्स क्या है? सब्जेक्ट है, माइट है मॉडल वर्ब, नॉट है नेगेशन, ऑलवेज भी एडवर्ब, डू क्या है? यहाँ पे माइट था मॉडल वर्ब और ये हो गया बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आती है। जस्ट वॉट, ये डू का पूरा ऑब्जेक्ट है, वॉट वी लाइक डैश देम टू डू, ठीक है। वर्ब बेस का पूरा ऑब्जेक्ट है ये, वॉट वी डैश लाइक देम टू डू, ये नाउन फ्रेज है। क्या मतलब है इसका बताओ? इंडिविजुअल माइट नॉट ऑलवेज डू जस्ट, मतलब इंडिविजुअल शायद वो ना करें, माइट लगा हुआ है ना, पॉसिबिलिटी, शायद वो ना करें ऐसा कुछ जैसा हम उनसे करवाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन देखो, वॉट वी विल लाइक देम टू डू, कैन, कुड, वुड, क्या आना चाहिए? इसमें दिमाग ये चलना चाहिए कि माइट लगा हुआ है, माइट बात करता है पॉसिबिलिटी की, तो तुमको भी पॉसिबिलिटी वाला ही देखना पड़ेगा। विल, कैन तो उड़ गए, अब कुड या वुड में कोई एक आएगा, तो कुड आ सकता है क्या? देखो कुड जो है वो भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है और एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी के लिए यूज़ होता है। ऐसे सेंटेंस में कुड नहीं लगता, क्योंकि वुड जो होता है वो प्रेफरेंस को शो करता है, प्रेफरेंस को, या फिर हाइपोथेटिकल डिजायर को शो करता है, ठीक है। तो यहां पे वुड सही होगा, क्यों? क्योंकि वो प्रेफरेंस को शो करता है और हाइपोथेटिकल मतलब जैसा आप सोच रहे हो, वो हुआ नहीं, वो सोच रहे हो आप। वॉट वी वुड लाइक देम टू डू। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडल वर्ब देखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। कुड का यूज़ कब करते हैं? जब आपको पास्ट एबिलिटी दिखानी हो, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन लेनी हो, या फिर पॉसिबिलिटी, मगर किस में? एबिलिटी में पॉसिबिलिटी, जैसे मैं दौड़ सकता था, मैं पहले दौड़ता था, इस तरीके से, मतलब आपकी एबिलिटी में कि आप ऐसा कर सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी में। वुड में इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वहाँ यूज़ होता है। पोलाइट ऑफर्स और रिक्वेस्ट में भी यूज़ होता है। या फिर हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हो, पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो वुड वहाँ पे यूज़ होता है। ऐसे ही माइट जो है वो वीक पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, शायद हो या ना हो, ठीक है। और पोलाइट सजेशन और परमिशन के लिए ये भी यूज़ होता है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब का आइडिया होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल कंडीशन थी पूरा सेंटेंस। इंडिविजुअल माइट नॉट ऑलवेज डू जस्ट वॉट वी वुड लाइक देम टू डू। फिर ये कहता है नो मैटर
हाउ जस्टिफाइड और मार्जिनल आर रिक्वायरमेंट्स डैश वी विल ओकेजनली बी डिसहार्टेंड। पहले तो ये देखो कि ये जो नो मैटर है ये कैसे यूज होता है। ये यूज होता है डिपेंडेंट क्लॉज को लाने के लिए, डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए। जैसे नो मैटर हाउ जस्टिफाइड आर मार्जिनल आर रिक्वायरमेंट्स। अब ये बाद में देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, पहले नो मैटर का यूज देखो किस तरीके से। नो मैटर हाउ ये यूज कैसे होता है, फॉर इंट्रोड्यूसिंग डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि कंडीशन बताएगा। नो मैटर हाउ हार्ड ही वर्क्स ही नेवर गेट हार्ड। चाहे वो कितना मेहनत काम कर ले, चाहे वो कितना काम कर ले, मगर वो कभी थकता नहीं है। इस तरीके से हम यूज करते हैं नो मैटर हाउ को, ठीक है। यहां पर भी इसी तरीके से यूज हुआ है। नो मैटर हाउ जस्टिफाइड और मार्जिनल आर रिक्वायरमेंट्स, चाहे कितना भी कह लो कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट मतलब जो हमें जिंदगी में चाहिए, वो कितनी भी जस्टिफाइड हो, कितना भी सही हो, या फिर कितनी भी छोटी हो। आर रिक्वायरमेंट्स यहां पे क्या आना चाहिए, हैज़ बीन। देखो रिक्वायरमेंट्स है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो हैज़ बीन तो कट गया। वॉज वर, क्या वॉज आ सकता है, उसको भी देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा वॉज तो कट ही गया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो कट गया। अब वर और आर में मामला फंस रहा है, क्या करें। तो बताओ क्या यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। देखो ये एक जनरल बात टाइप की नहीं लग रही है कि जनरल ट्रुथ है ये, कि अगर हमारी छोटी सी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसी के अब क्या है यहाँ पे आना चाहिए था ऑप्शन में आर, मगर क्यों आना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट क्यों आया। देखो सिंपल प्रेजेंट का यूज़ क्या होता है, या तो डेली हैबिट और रूटीन को दिखाते हैं। जैसे शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो सिंपल प्रेजेंट आया, डेली की जो रूटीन है वो हर दिन स्कूल जाती है। जब जनरल ट्रुथ की बात आती है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो चीज़ लगातार यूनिवर्सल है या जनरल ट्रुथ है या फैक्ट्स हैं, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। या फिर आगे का जो फ्यूचर शेड्यूल्ड है, मतलब जो पक्का है, उसके बारे में हम बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। द एग्ज़ाम स्टार्ट्स नेक्स्ट मंडे, ठीक है, जो एग्ज़ाम है वो अगले मंडे से स्टार्ट है, तो वो तो हम लोग के पास टाइम टेबल होता है तो पता ही होता है ना, तभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम्हें ना पता हो कि कब एग्ज़ाम है तो तैयारी क्यों करोगे, इसीलिए वो फिक्स है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। यही बात जब उसने यहाँ पे कही तो हम लोग को ये समझना चाहिए था कि ये जनरल ट्रुथ है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। नो मैटर हाउ जस्टिफाइड आर मार्जिनल आर रिक्वायरमेंट्स आर वी विल ओकेजनली बी डिसहार्टेड, हम हमेशा मतलब ज़्यादातर दुखी ही हो जाते हैं, ठीक। इंस्टिंक्चुअली व्हेन आर एक्सपेक्टेशन आर नॉट फुलफिल्ड वी बिकम हर्ट एंड अपसेट। ये जो एडवर्ब लगा हुआ है ये बताने के लिए, किसके लिए, कि जब नॉर्मली, इंस्टिंक्चुअली का मतलब क्या हो गया कि ये नेचुरल है कि जब हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड नहीं होती हैं तो हम दुखी और परेशान हो जाते हैं, ठीक है। ये जो एडवर्ब लगा हुआ है ये बता किसके लिए आया है, ये इस वर्ब के लिए आया है कि हम हो जाते हैं नेचुरली, क्या हो जाते हो, दुखी। कैसे हो जाते हो, अचानक से ही। अगर आपको कोई छोटा सा काम ना हो आपका, आप कोई चीज़ किसी से मांगो और वो ना दे, तो कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा दुख या थोड़ा सा हो जाता है ना। बस वही चीज़ बोल रहा है कि ये नेचुरल है हमारे अंदर। ऑल्टरकेशंस, अब ये ऑल्टरकेशंस का क्या मतलब होता है, देखो जैसे क्वारल होता है, क्वारल क्या, झगड़ा। अगर क्वारल का बहुत बड़ा कोई स्वरूप हो उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन, ठीक है। ऑल्टरकेशन हम जनरली नहीं यूज़ करते, जब बहुत बड़ी बात होती है तब यूज़ करते हैं। इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो दिया गया है, जहाँ पे डेफिनेशन दी है, वो वर्ड पावर इजी है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, 2 पेज का एग्जाम्पल दिया। ऑल्टरकेशंस टेरिफाई अस। अब ऑल्टरकेशंस का मतलब जो झगड़े होते हैं, कैसे, अब तो जब बड़ा सोचो थोड़ा सा, जो हमारे समाज में झगड़े चलते रहते हैं। ऑल्टरकेशन टेरिफाई अस सिंस, अब ये वो वाला सिंस नहीं है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 AM, ये वाला नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला सिंस नहीं है,
इसको ऐसा समझो, वो फॉर सिंस वाला नहीं, यहाँ पे ये ऐसा सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है जो कि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है. ऑल्टरकेशन टेरिफाई अस सिंस दे आर अनकंफर्टेबल एंड हैव द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप. हमको जो झगड़े हैं हमारे बीच में, जो ऑल्टरकेशंस होते हैं, वो हमको अनकंफर्टेबल कर देते हैं, असहज कर देते हैं, और उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो रिलेशनशिप को, रिश्तों को खराब कर दें. ठीक है. हाउएवर, अब हाउएवर का यूज़ कैसे होता है इसके बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रास्ट का तरीके से यूज़ होता है ये, तो इसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में. टू शो कंट्रास्ट, हाउएवर कहाँ यूज होगा? कंट्रास्ट दिखाने के लिए. हिंदी मीनिंग क्या निकलनी चाहिए? लेकिन या फिर भी. ही इज वेरी रिच, वो बहुत अमीर है. हाउएवर ही इज नॉट हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं है. यहां पे तो अमीर है, यहां पे कंट्रास्ट डाला, अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं है. फिर एक मीनिंग आती है जितना भी चाहे कितना भी. However hard he tries, he cannot win. चाहे जितना भी वो ट्राई कर ले वो जीत नहीं सकता. ऐसे में हम however का यूज करते हैं. समझ में आ रही है बात? How hard he tries. एक तरीके से यूज करते हैं however का हालांकि. किसके लिए? फॉर पोलाइट डिसएग्रीमेंट. अगर आपको बहुत प्यार से किसी को कोई चीज मना करनी है. However, ये कॉमा लगा हुआ है, आई डोंट एग्री विद योर ओपिनियन. हालांकि मैं आपके ओपिनियन से, आपकी राय से एग्री नहीं करता. बहुत पोलाइटली, मान लो तुम किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ डिबेट कर रहे हो और वो ऐसी कोई बात कर दें जिससे तुम बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हो, तो भाई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का आदमी को तुम बहुत प्यार से मना करोगे ना, तो पोलाइटली आप उनको मना कर देंगे, नहीं हम आपकी राय से बिल्कुल भी एग्री नहीं है. तो इस तरीके से हाउएवर का यूज होता है. अब वही कंट्रास्ट डाल रहा है कि ऑल्टरकेशन, जो झगड़े होते हैं वो हमको अनकंफर्टेबल कर देते हैं. उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो क्या कहते हैं, रिलेशनशिप को खराब कर देंगे. फिर कंट्रास्ट डाला उसने, हाउएवर अवॉइडिंग कन्फर्टेशन. अगर हम अवॉइड, देखो ये जेरेंड है और ये जेरेंड का ऑब्जेक्ट है. अवॉइडिंग कन्फर्टेशन डजंट, अब ऑप्शन में देखो, डैश द डिस्प्यूट. ये बताओ, इसने कंट्रास्ट दिया ना, मुझे मेरे दिमाग में पता क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पे तीसरे में भरने के लिए. अवॉइडिंग कन्फर्टेशन डजंट रिजॉल्व द डिस्प्यूट. मतलब अगर हम अवॉइड भी करें उन झगड़ों को तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर देंगे, है ना. ये मीनिंग आ रहा है. अब ये देखते हैं जो दिमाग में हमारे आया, क्या वो ऑप्शन में कहीं है? पहला स्टेप यही होना चाहिए. ठीक है. डजंट रिवाइज द डिस्प्यूट, नहीं. फिक्स हो सकता है, मॉडिफाई कर देगा डिस्प्यूट को, झगड़े को, नहीं. अवॉइडिंग कन्फर्टेशन डजंट स्टॉप द. अब देखो यहां पे आया स्टॉप और ये आया फिक्स. स्टॉप द डिस्प्यूट नहीं होता. जब भी कोई झगड़ा होता है तो वहां पर हम एक तरीके से मध्यस्थता करते हैं, अचानक से एकदम बंद नहीं कर देते हैं. ठीक है. तो क्या होगा, धीरे धीरे उस चीज़ को हम एक पहली पार्टी को बनाएंगे, दूसरी पार्टी को बनाएंगे, फिर उससे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर लास्ट में जाके 2-3 घंटे बाद हाथ मिलेगा, है ना. स्टॉप यूज नहीं हो सकता. तो क्या यूज होगा? फिक्स. और जो हमारा दिमाग में आया था डजंट रिजॉल्व द डिस्प्यूट, वो रिजॉल्व नहीं कर देगा, एटलीस्ट फिक्स तो कर ही सकता है, इसलिए यहां पे फिक्स सही है. हाउएवर अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन डजंट फिक्स द डिस्प्यूट. और वैसे भी देखो ये कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है, इसलिए यहाँ कॉमन लगा हुआ है. यहाँ पे इसने एक डिपेंडेंट क्लॉज डाला है. अब देखना मेन क्लॉज आएगा. एज अनआंसर्ड क्वेश्चन ऑल्सो हैव अ डिट्रीमेंटल. कह रहा है कि जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, सॉरी, एन अनआंसर्ड क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दिया गया, ऑल्सो हैव अ डिट्रीमेंटल. डिट्रीमेंटल मतलब जो डैमेज करें, हार्मफुल हों. ठीक है. ऑन रिलेशनशिप्स. कैसे? हैव अ डिट्रीमेंटल
डिट्रीमेंटल क्या होगा रिलेशनशिप में? ऑप्शन देखो, साइड, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, इफेक्ट। अब एक चीज देखो, जब आपका कोई मान लो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त हो और वो आपके बारे में कहीं कुछ बोला है मगर आप उससे डायरेक्टली पूछना नहीं चाहते हो, फिर भी उसको अवॉइड करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि उसने ऐसा क्यों बोला, वो आपकी दोस्ती में फ़र्क डालेगा ना। बस वही चीज़ यहाँ पर है। हैव अ डिट्रीमेंटल डैमेजिंग इफेक्ट। अब ये तो समझ में आ गया, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, साइड सबको समझ में आ गया। क्या होगा? ये लगा हुआ है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। तो इफेक्ट यूज़ करो। मैंने पहले ही बताया था पिछली क्लास में, ई से होता है एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट, और रिजल्ट क्या होता है? नाउन होता है। ए से मतलब होता है एक्शन, और एक्शन क्या करती है? वर्ब करती है। तो इफेक्ट नहीं होगा, क्या होगा? इफेक्ट होगा। ठीक। इंडीड, अब इंडीड क्या है? एडवर्ब है। ये पूरे सेंटेंस में वो डालेगा, जोर डालेगा, वजन डालेगा, ठीक है, एम्फेसाइज करेगा। द ट्रू सोर्स ऑफ, जो मुख्य कारण है किसका? देखो यहां पे उन्होंने ब्लैंक दे दिया, किसका? इज आर कॉन्फ्रंटेशनल स्टाइल। कैसी स्टाइल? कॉन्फ्रंटेशनल मतलब बहस करने की, एग्रेसिव होने की, जो एग्रेसिव अप्रोच है हमारी। नॉट द प्रॉब्लम इटसेल्फ, जो झगड़े का मुख्य कारण है वो हमारी कन्फ्रंटेशनल स्टाइल है। प्रॉब्लम नहीं है जो जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, ठीक है, हमारी अप्रोच में दिक्कत है, वो कहना चाह रहा है। तो ऑप्शंस क्या है? इश्यूज, फेलियर, क्वारल, कॉन्टेस्टेशन। द ट्रू सोर्स ऑफ इश्यूज। देखो इश्यूज, अब इतना तुमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, तुम्हें लगता है कि किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? ये बताओ। झगड़े की बात हो रही है ना, झगड़े की बात हो रही है, जो चल रहा है झगड़े, जो हम लोग के बीच में ऑल्टरकेशंस होते हैं उनकी बात हो रही है ना। इश्यूज तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत से इश्यूज हैं देश में, तो ये बहुत मतलब वास्ट वर्ड है ये, तो इसको नहीं ले सकते। फेलियर का कोई सेंस नहीं आ रहा है। क्वेरल और कॉन्टेस्टेशन का भी मतलब होता है एक तरीके का झगड़ा, ठीक है, एक्ट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब जो हम झगड़ा कर रहे हैं वाला एक्ट। क्या लगा दें अब इसमें? क्वेरल जो है वो एक बहुत सीमित वर्ड है। आपकी और मेरी अगर लड़ाई हो जाए या बहस हो जाए किसी चीज़ में तो बोलेंगे क्वेरल, क्वेरल का यूज़ करेंगे। मगर अगर जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे आए दिन लड़ाई होती जा रही है, कभी कोई बहस कर रहा है, कोई बहस कर रहा है, कोई भी मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, तब आप यूज़ करोगे कॉन्टेस्टेशन। मतलब व्यापक रूप का वर्ड थोड़ा सा है, चीज़ों को और ज़्यादा कवर कर रहा है, जो झगड़े की चीज़ें हैं उनको और कवर कर रहा है, इसलिए इसने यहाँ पे यूज़ करेंगे द ट्रू सोर्स ऑफ कॉन्टेस्टेशन, क्योंकि जनरल वो सबके लिए बात करना चाह रहा है, दो लोगों के बीच नहीं, तो क्वेरल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या यूज़ करोगे? कॉन्टेस्टेशन। द सोर्स ऑफ कॉन्टेस्टेशन इज आर कॉन्फ्रंटेशनल स्टाइल, नॉट द प्रॉब्लम इटसेल्फ। फिर कह रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट को थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखना स्टार्ट करो। देखो ये मैं मानता हूँ कि इसका कोई ट्रिक नहीं है, जितना पढ़ोगे उतनी स्टाइल आएगी। जैसे अगर आप पॉलिटिक्स की न्यूज़ पढ़ते हो तो जो वोकैब आ रही है वो अलग होती है। एजुकेशन की अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, जो वोकैब आ रही है तो अलग होती है। ऐसे ही स्पोर्ट्स की अलग होती है। अभी तो टाइम नहीं बचा, आगे के एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, कोशिश करो कि इस तरीके से वर्ड को अलग कर सको। सिर्फ वोकैब याद करने से नहीं होता, वो सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम में फ़ायदा करेगा। अगर आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्टाइल सही करनी है ना, अलग अलग आर्टिकल की अलग अलग वोकैब होनी चाहिए, उससे आपको समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा वर्ड किस स्टाइल में, किस टोन में यूज़ करें। और ग्रामर की पहचान तो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए जितना यूज़ हो रहा है हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्लोज टेस्ट अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्लोज टेस्ट है, इसलिए मैंने आधा पैसेज यहाँ रखा है, फिर 3 क्वेश्चन, फिर आधा यहाँ और 2 यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। ड्यू टू द फैक्ट, देखो ड्यू टू द फैक्ट का मतलब पता है क्या होता है? इक्वल टू, इसको लिख लो बिकॉज, ये बिकॉज के इक्वल होता है, क्योंकि दैट शेक्सपियर डिडंट प्रोड्यूस एन ऑटोबायोग्राफी, शेक्सपियर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्रोड्यूस नहीं की थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब
आत्मकथा जो खुद लिखे आदमी अपनी, डैश इज नोन अबाउट मैनी पार्ट ऑफ हिज लाइफ एंड सम ऑफ इट रिमेन्स अ। अब जरा थोड़ा सा सोचने की कोशिश किया करो। जैसे ही तुमने ये पढ़ा, अगर तुमको मान लो मतलब एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, तो 2-3 बार पढ़ने में आ रहा है, अगर तब मतलब आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डिडंट प्रोड्यूस एन ऑटोबायोग्राफी डैश, जब उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्रोड्यूस ही नहीं करी तो कितनी जानकारी होगी हम लोग को? क्या उसके जीवन के जितने भी छोटे छोटे इंसिडेंट हुए हमको पता है? नहीं पता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो ये बताए कि हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। इज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, नोन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ जब आगे बढ़े, अब ऐसा नहीं है कि एक को एक ही बार में डील करो, अगर दो आसपास हैं तो दोनों को एक साथ डील कर लो। एंड सम ऑफ इट रिमेन्स, कुछ चीज़ें रह गई हैं। अब क्या रह गई, कैसे रह गई हैं, वो ऑप्शन में देख के पता चलेगा। ठीक है, चल अब देखो, पहला वाला ऑप्शन है लिटिल, इनसफिशिएंट, मिनिस्क्यूल, एम्पल। अब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी है ये। डिडंट प्रोड्यूस एन ऑटोग्राफी, लिटिल इज नोन। मैंने पहले भी बताया आपको कि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है और फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। यहाँ पे नोन से हमको ये पता चल गया कि इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है उसके, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो उसके लिए क्या यूज़ होना चाहिए, लिटिल यूज़ होना चाहिए। बहुत ही हाई चांसेस है कि लिटिल है। दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं। इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट इज नोन। देखो लिटिल एक तो अनकाउंटेबल साथ यूज होता है और ये है डिटर्मिनर। क्या है, डिटर्मिनर। ठीक है, ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज होते हैं, एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज होता। जेरेंड यूज होता है मगर एडजेक्टिव कभी यूज नहीं होता। और इनसफिशिएंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, नहीं यूज होगा। मिनिस्क्यूल क्या मतलब, बहुत छोटा सा, ये भी एक एडजेक्टिव है, नहीं यूज होगा। एम्पल, एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनर है, लिटिल हो गया, मैनी हो गया, मच हो गया, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं, इतना दिमाग में रखो। अब देखो जैसे सीक्रेट, हिस्ट्री, एग्जॉटिक, मिस्ट्री। हिस्ट्री तो देखते ही हटाओ, रिमेन्स अ हिस्ट्री एंड सम ऑफ इट रिमेन्स अ हिस्ट्री। हिस्ट्री रह गया नहीं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है। हिस्ट्री तो पता होती है ना हम लोग को, हिस्ट्री तो पता है ना हमें, सबकी पता है हमें हिस्ट्री। तो जो चीज़ पता ही नहीं है वो हिस्ट्री कैसे हो सकती है। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब होता है कोई चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव है, बाहर से आई हुई चीज़, कोई भी चीज़, चाहे वो ड्रेस हो, परफ्यूम हो, कोई इंसान हो, वो सब एग्जॉटिक कहलाते हैं। एक सेंस में बोला जाता है कि ये अट्रैक्टिव होंगे क्योंकि बाहर से आए। या फिर जानवर भी जो आते हैं जू में, उनको ही बोलते हैं एग्जॉटिक एनिमल्स। तो ये भी नहीं। अब एग्जॉटिक जिसको नहीं पता होगा वो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, मगर फिर भी यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं बड़े सिमिलर, सीक्रेट और मिस्ट्री। एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको क्लोज टेस्ट में दो ऑप्शन बड़े क्लोज दिखाई दें तो उनमें से ही कोई होगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे अफेक्ट कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको दिया गया है। तो अगर आपको दो मीनिंग जैसे लगें और दो थोड़े से अलग, एक में नहीं भी आता है, तो उन दो में चांस लेना। सीक्रेट, मिस्ट्री। अब सीक्रेट क्या होता है, देखो सीक्रेट होता है, मान लो अगर मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अपने दोस्त से कोई सीक्रेट शेयर किया कि भाई यार घर से 500 रुपये ले लिए थे मूवी देखने के लिए और किसी को बताया नहीं, तो ये एक सीक्रेट है आपके और आपके दोस्त के बीच में, मगर आप दो लोगों को तो पता है। कुछ साल पहले बरमूडा ट्रायंगल में प्लेन गिर जाया करते थे, तो याद नहीं, उसको बोलते थे मिस्ट्री है, बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री, मिस्टीरियस बरमूडा ट्रायंगल। तो मिस्ट्री क्या होती है, पूरे विश्व में किसी को नहीं पता होती, किसी को नहीं, वो बस मिस्ट्री रहती है। तो जब उसने ऑटोबायोग्राफी रिलीज ही नहीं करी तो क्या होगा, वो मिस्ट्री होगा। क्या होगा, मिस्ट्री होगा। यहाँ पे समझ में आया कैसे सीक्रेट कैंसिल हुआ यहाँ पर, ये था इसके बीच का पीछे का कॉन्सेप्ट। सम टाइम बिफोर 1590, 1590 से पहले, शेक्सपियर लेफ्ट स्ट्रैटफोर्ड, एक सिटी है, उसने शेक्सपियर ने उसको छोड़ दिया। बट वेयर डिड ही गो, मगर वो कहाँ गया था। अगेन इट इज नॉट क्लियर वाई, ऑल्दो वन स्टोरी सजेस्ट। अभी देखो ऑल्दो कंट्रास्ट लाने के लिए यूज हुआ है, अभी क्लियर नहीं था, अब कह रहा है मगर एक स्टोरी सजेस्ट करती है। इट इज बिकॉज ही हैड बीन फोर्स टू टर्न
रन अवे फ्रॉम होम आफ्टर पोचिंग डियर। कह रहा है कि वो शायद उसको भगा दिया गया, मतलब फोर्स किया गया भागने के लिए, क्योंकि उसने एक हिरन मार दिया था। अब किसी हीरो की याद आ रही है ना कोई बात नहीं। फिर देखो लिटिल इज नोन। अब ये देखो यहां से यहां मैच कर गया, यहां से ये यहां पे मैच कर गया। यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं, मान लो कभी क्लोज टेस्ट भरते हुए, टफ अगर क्लोज टेस्ट है, आपको वो ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, उसको उस समय के लिए छोड़ो। समझ में तो आ गया होगा इतना कि क्या आना चाहिए, दो में कन्फ्यूज़न होगा, उसको उस समय के लिए छोड़ो, आगे बढ़ो और फिर देखो अगर पढ़ते पढ़ते उस जैसे सिमिलर वर्ड कहीं मिले या उस सिमिलर जैसी मीनिंग मिले, तब डिसाइड करना। ऐसा भी होता है बहुत बार। लिटिल इज नोन अबाउट वॉट ही डिड बट इवेंचुअली ही ट्रेवल्ड टू लंदन। कह रहा है कि बहुत ही कम पता है। लिटिल मैंने क्या बताया था, लिटिल आ लिटिल द लिटिल, लिटिल मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं पता है। लिटिल इज नोन हमें बहुत ही कम पता है, मगर इतना शायद था कि वो लंदन चला गया था। विच वॉज द बिगेस्ट सिटी इन इंग्लैंड, जो कि उस समय इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा बड़ा सिटी था। दो फिर से कंट्रास्ट, मच दैन इट टुडे। अब यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट हुआ, दैन लगा हुआ है। कह रहा है लेकिन आज से क्या, आज से बड़ा होगा कि छोटा होगा। स्मॉलर, बिगर, यंगर, लार्जर। लार्जर तो हो नहीं सकता, यंगर तो हो नहीं सकता, बिगर भी नहीं हो सकता, स्मॉलर होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रास्ट है। ये देखो ऑल दो कहाँ गया, दो, ऑल दो लगा या दो लगा कोई दिक्कत नहीं है। दो मच स्मॉलर दैन इट इज़ टुडे। समझ में आई बात किस तरीके से? जैसे ही कंट्रास्ट वाला वर्ड आया तो हमने यहाँ से समझ लिया, अभी यहाँ पे बिग की बात कर रहा था, 100% यहाँ पे स्मॉल की बात करेगा। लंदन प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ अनअवेलेबल एनीवेयर एल्स इन द कंट्री। लंदन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता था जो कि विश्व में कहीं भी नहीं थी, विश्व के दूसरे कंट्रियों में कहीं भी नहीं थी। एंड मैनी पुअर पीपल वेंट होपिंग टू मेक देयर फॉर्चून। और बहुत से गरीब लोग वहाँ पे जाते थे ये सोच के कि वो वहाँ पे अपना भाग्य बनाएंगे। इम्पॉर्टेंटली फॉर शेक्सपियर लंदन हैड थिएटर्स। और शेक्सपियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पे लंदन में जो क्या है, थिएटर्स हैं, उसको ये पता था। द फर्स्ट ऑफ दीज वॉज ओपन इन 1576। उनमें से एक जो सबसे पहला वाला था वो 1576 में हुआ था, और उसके बाद 1590 में फिर देयर वर सेवरल प्ले हाउसेज इंक्लूडिंग द रोज, द थिएटर एंड द कर्टन। फिर वहाँ पे बहुत से प्ले हाउसेज थे जैसे रोज, थिएटर एंड कर्टन, वो नाम होंगे थिएटर्स के। डैश शेक्सपियर बिकम एन एक्टर। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो वैसे तो यहाँ पे मुझे कॉमा देख के लग गया कि यहाँ पे एक एडवर्ब आना चाहिए, क्योंकि वो पूरे सेंटेंस को बताएगा। बिकम यहाँ पे जो एडवर्ब है, या तो पूरा सेंटेंस कर लो या बिकम बिकेम यहाँ पे जो वर्ब है उसके बारे में बताएगा। हाउएवर अब यहाँ पे तो कंट्रास्ट है, इसको बाद में देखते हैं। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसी को कंप्लीट करते हैं पहले। प्रिमिटिवली, प्रिमिटिवली यहाँ हो सकता है क्या, प्रिमिटिवली शेक्सपियर बिकेम एन एक्टर। देखो प्रिमिटिवली मतलब होता है, एक तो एडवर्ब होता है ये, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये सोसाइटी से याद है एक अभी एक इंसिडेंट हुआ था जो बुमराह के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया था, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा वो वाला, वो याद है वाला वर्ड, टेस्ट मैच में हुआ था, ना हो तो देखना उसको, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, ये मतलब जब इंसान एकदम स्टार्टिंग में था, सोसाइटी की बस स्टार्ट हो रहा था, तो प्रिमिटिवली, इनिशियली शेक्सपियर, हाँ ये हो सकता है सबसे पहले। फर्स्टली क्यों नहीं हो सकता, फर्स्टली भी हो सकता है, हाँ ठीक है, मगर पता है फर्स्टली का यूज़ कहाँ पे होता है, जब आपके पास लिस्ट होती है। मान लो कि आप यूएन में खड़े हो और आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप बोलोगे स्पीच में अपने, फर्स्टली हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सेकेंडली हमें टेररिज्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब आप लिस्ट में जो लिखा होता है ना, एक एक पॉइंट उसको करते हो ना, उसको ऐसे यूज़ करते हैं इसको, फर्स्टली सेकेंडली। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेज है, ये नहीं चलेगा, हमको चाहिए एडवर्ब। इनिशियली शेक्सपियर बिकेम एन एक्टर। बात समझ में आई यहाँ तक? हाउएवर अब देखो फिर से कंट्रास्ट आया। ही वॉज सून राइटिंग प्लेज, फिर उसने प्लेज लिखना स्टार्ट कर दिए थे, मतलब स्टोरीज टू।
एंड बाई 1592 और 1592 तक शेक्सपियर वर्क वॉज बींग स्पोकन अबाउट, और उसके जो काम के बारे में बात होने लगी थी. वन डैश राइटर रॉबर्ट ग्रीनी wrote rude things about his newcomer and referred to him as an upstart crow. upstart crow का मतलब कि जो आदमी बड़ा घमंडी हो, यंग भी हो और बहुत ज़्यादा घमंडी भी हो, ठीक है. तो उसने बोला. अब ये बता रहा है वन डैश राइटर. अब देखते हैं ये कैसा राइटर है. राइटर रॉबर्ट की बात हुई है तो बताया होगा कि कैसा राइटर है. देखते हैं. इन्फीरियर, इन्फीरियर होगा, लोअर रैंक का नहीं. जेलस हो सकता है क्योंकि इस राइटर ने इसके बारे में आप स्टार्ट क्रो लिखा है, मतलब ख़राब चीज़ लिखी हुई इसने शेक्सपियर के बारे में. बैड, देखो बैड अगर वो ख़राब होता तो वो ऐसा, यहाँ पे बैड वाला मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है, कि कोई आदमी ख़राब है तो वो ऐसा क्यों लिख देगा. भाई वो अपने लिए ख़राब होगा, उसकी पर्सनल रीज़न होंगे कुछ, तो बैड नहीं आएगा. रूड भी नहीं आएगा. सबसे बढ़िया मैच पता है क्या कर रहा है, जेलस, क्योंकि वो रॉबर्ट ग्रीन जो जेलस था, वन जेलस राइटर रोड रूड थिंग्स. देखो उसने खराब चीज़ें लिखी, रूड थिंग्स लिखी, बेइज्जती वाली चीज़ें लिखी अबाउट द न्यू कमर. न्यू कमर कौन था? शेक्सपियर था जो आया था, जिसने अभी अभी प्ले लिखना स्टार्ट किया था. और 1592 तक काफ़ी लोगों ने उसके प्ले के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी थी. तभी रॉबर्ट ग्रीनी जो था वो उससे जेलस होकर उसने ये बात लिखी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, जेलस होगा. समझ में आई बात? तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको समझने को मिला हो. फिर से एक लास्ट टिप है कि आर्टिकल जब भी पढ़िए तो पहले उसमें ये देखिए कि उसकी हेडलाइन क्या है, और फिर जब नीचे पढ़िए तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दो कि कैसी वोकैब यूज़ हो रही है, कैसी फ्रेजेस यूज़ हो रही है, ठीक है, कैसी टोन में चल रहा है जो भी पैसेज है. उससे आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा. और साथ ही साथ वोकैब को तो भूलना नहीं. और फिर थोड़ी सी ग्रामर. जब आप ये तीनों चीज़ को मिक्स करेंगे तो कितना भी टफ क्लोज टेस्ट आ जाए आराम से डील होगा. बस ये है कि कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बहुत टफ होता है जज करना, फिर वो आंसर आते हैं तभी अच्छा ये होगा, मगर उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं होता कहीं भी. तो वो क्या कर सकते हैं, अब एक दो क्वेश्चन तो पेपर में आते ही ऐसे, मगर हमको एटलीस्ट अपने आप को 90% के ऊपर ले जाना है कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे 16, 17, 18 क्वेश्चन तो सही हो जाए. दो कभी कभार इतने टफ आ गए तो हो सकता है कोई सॉल्व ना कर पाए. उन दो से प्रॉब्लम नहीं है, जो 18 है उसमें फोकस करना है, ठीक है. तो मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू सो मच.